फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को आईटीआर 7 में जो कॉमन मिस्टेक करते हैं फिल करते टाइम वो बताऊंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा। दो इम्पोर्टेंट चीजें मैंने देखी है अभी तक, जितने भी मेरे पास कमेंट्स आए हैं मेरे आईटीआर 7 वाले वीडियोस में, कि दो शेड्यूल एक ऐसे हैं जो कि इम्पोर्टेंट तो है ही, बट उसमें एक ऐसा कॉलम है जो कि लोग फिल ही नहीं करते, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप पढ़ के नहीं देखते आईटीआर को। तो सबसे पहले तो मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ आईटीआर 7 का क्या है। आईटीआर 7 में पार्ट ए की दो शेड्यूल्स है, A1 A2, जो सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन का है। देन देर इज अ शेड्यूल आई, जो कि जब आपका एक्यूमुलेशन हो अंडर सेक्शन 11(2) तब आप फिल करते हैं। देन आपका शेड्यूल जे है। शेड्यूल जे में आपको फंड्स और इन्वेस्टमेंट की डिटेल बतानी रहती है। बैलेंस शीट शेड्यूल है। एक वीसी शेड्यूल है, वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन, जिसमें हम वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन डोनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉर्पस नॉन कॉर्पस फंड्स बताते हैं। एंड वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन के अलावा जितने भी आपके अदर इनकम है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट, उसको एआई शेड्यूल में बताते हैं, एग्रीगेट ऑफ इनकम शेड्यूल में। तो इनकम से रिलेटेड दो शेड्यूल है अपने पास, एक वीसी और एआई। अब एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो शेड्यूल है वो है ईआर एंड ईसी। ईआर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताना रहता है एंड ईसी में कैपिटल एक्सपेंडिचर बताना रहता है। अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कॉमन मिस्टेक बताता है वो ईआर शेड्यूल में है। ईआर शेड्यूल को मैं जब ओपन करूंगी तो सबसे पहले ए पार्ट है। ये भी पार्ट्स में डिवाइडेड है। ए पार्ट है जो कि आपको एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू एस्टैब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बताना रहता है। बी पार्ट जो है वो एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन। में एक्सपेंडिचर वर्ड यूज कर रही हूँ, एक्चुअली ट्रस्ट के केस में एप्लीकेशन वर्ड यूज होता है, जैसे आपको अच्छे से समझ आता है। तो ए एंड बी में आपको एक्सपेंडिचर बताना रहता है। देन सी में आपको वो बताना रहता है वो एक्सपेंडिचर जो कि अलाउड ही नहीं है एज एप्लीकेशन। जब आप ये तीनों चीजें फिल करते हैं तो एक डी आपका टोटल आ जाता है, टोटल एप्लीकेशन ऑफ इनकम रेवेन्यू ड्यूरिंग द ईयर। अब इसके बाद जो मिस्टेक वाला पॉइंट वो ये है कि ई पार्ट कोई फिल ही नहीं करता, सोर्स ऑफ फंड टू मीट रेवेन्यू एप्लीकेशन इन रो डी। अब इसमें आपको क्या फिल करना है, क्योंकि कुछ कमेंट्स मेरे पास ऐसे आए हैं कि जब उन्हें अपलोड करने गए तो एरर आ रहा है कि टोटल एप्लीकेशन ऑफ इनकम इज नॉट इक्वल्स टू सोर्स ऑफ फंड। एग्जैक्टली इसलिए नहीं होगा क्योंकि जितना भी आपका एप्लीकेशन है उसका आपको सोर्स बताना है कि कैसे आपने उसको एक्सपेंस किया है। जैसे इस एग्जाम मैं आपको जो वीडियो में बता रही हूँ, टोटल एप्लीकेशन 1,06,25,149 है। अब इसके सोर्सेस क्या रहे हैं, तो आपने प्रीवियस ईयर्स के कोई एक्यूमुलेशन से रिलेटेड एक्सपेंस किया होगा इस साल, तो आपको वो बताना है कि कितना था जो आपने यूटिलाइज किया है। फिर ड्यूरिंग द ईयर के इनकम से आपने एप्लीकेशन किया है तो आपको वो बताना है 6728,885। ये सोर्सेज ऑफ फंड वाला जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी से ही आपकी जो फर्दर इस साल का एप्लीकेशन है वो कंप्यूट करेगी यूटिलिटी। अब देखिए, 1 करोड़ के एक्सपेंडिचर में से सिर्फ 67 ही इस साल से रिलेटेड जो इनकम आई थी उससे हमने अप्लाई किया है। तो अब वो फर्दर जो शेड्यूल है ये वाला, इसमें 67 से अब वो कंप्यूट करेगा कि 67 से कितना एप्लीकेशन मानना है। 67 में से भी कुछ कुछ चीजें अलाउ डिसअलाउ होंगी, कैसे, जो कि एक्चुअली पे नहीं की गई है वो माइनस कर दी जाएंगी। जो क्रेडिटर्स या पेबल्स कुछ आउटस्टैंडिंग होंगे तो वो आपको जी पॉइंट में बताना है, अमाउंट विच वाज नॉट एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आउट ऑफ एफ, आप वो बताएंगे। तो जो 67 इस साल की एप्लीकेशन थी उसमें से फर्दर रिड्यूस हो जाएगी, और जो टोटल अमाउंट टू बी अलाउड एज एप्लीकेशन है वो आ जाएगा। या प्रीवियस ईयर्स के आपके जो क्रेडिटर्स या पेबल्स होंगे आपने इस साल पे किया होगा, उस साल तो वो अलाउ नहीं हुआ होगा एज एप्लीकेशन, इस साल वो अलाउ हो जाएगा तो आपको एच पॉइंट में वो बताएंगे। तो ऐसे टोटल आई में आ जाएगा टोटल अमाउंट टू बी अलाउड एज एप्लीकेशन। अब ये जो अमाउंट है ना ये आपके 10B से मैच होना चाहिए ऑडिट रिपोर्ट, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर ने बताया है कि कितना एक्चुअली अलाउड एज एप्लीकेशन है। तो ये जो 5591 अमाउंट है ये आपके 10B में एज यूटिलाइजेशन आना चाहिए। तो ये सबसे फर्स्ट मिस्टेक मुझे ऐसा लगता है कि लोग कर रहे हैं, जो अवॉइड कर रहे हैं कुछ पार्ट्स फिल करने में।
मिस्टेक नहीं, या तो एरर है ये चीज़ फिल करने में। तो आपको बहुत ध्यान से ईआर शेड्यूल भरना है। अब सेकंड जो मुझे कमेंट्स मिले थे उसके मैं बताती हूँ कि जब वो सारे शेड्यूल फिल कर देते हैं, हमने अभी तक एक्सपेंडिचर तक देखा था, ईआर, ईसी हो गया, फिर करंट ईयर लॉसेस है, फिर आपकी कोई स्पेशल कोई इनकम है जिससे स्पेशल रेट से टैक्स है, तो उसको आपको उस रिस्पेक्टिव भरना है। अब ये सब चीज़ आप पता है ना फिल कर देते हो शेड्यूल, फिर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम पे आते हैं और वहाँ पर टोटल इनकम आ जाती है या ग्रॉस टोटल इनकम आ जाती है। आपका आपने अगर कंप्यूटेशन किया होगा और आपकी ज़ीरो इनकम आ रही है, मतलब आपने जितनी इनकम आई है ट्रस्ट की पूरा का पूरा एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं अंडर सेक्शन 11, तो टोटल इनकम ज़ीरो होना चाहिए। अगर उसमें कुछ अमाउंट आ रहा है दैट मीन्स आपने प्रॉपर्ली सारे शेड्यूल्स फिल नहीं किए। अभी अपन देखते हैं कि उसको क्यों आ सकता है अगर आपकी टोटल इनकम आ रही है तो। अगर आपके कंप्यूटेशन में नहीं आनी चाहिए, जीरो इनकम होनी चाहिए, जैसे टैक्स भी आपका जीरो बने, तो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन वीसी शेड्यूल से आ जाएगा। एआई शेड्यूल आप जैसे ही फिल करेंगे तो वहां से अमाउंट ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। अब जो सिक्स्थ पॉइंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्स्थ पॉइंट है वो है एप्लीकेशन ऑफ इनकम फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस और फॉर दी स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। मतलब टोटल आप जो इनकम ऊपर बता रहे हैं वीसी और एआई शेड्यूल में, वो एप्लीकेशन कैसे मानी जा रही है। तो आपने जैसे ईआर शेड्यूल फिल किया तो आपके यूटिलाइजेशन अमाउंट आ गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ईसी जैसे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर फिल करेंगे तो आपका वो अमाउंट आ जाएगा। एंड इसके बाद जब आप बाकी सारी चीजें फिल करेंगे तो एक चीज छूट जाती है, वो है 15% वाला। अगर आपने अपनी कैलकुलेशन में 15% सेट असाइड करके रखा है जो कि अलाउड है as per the provision of income tax, 15% अलाउड होता है ट्रस्ट को और 85% ही कंपलसरी उनको यूटिलाइज करना रहता है। नहीं करा तो जितना नहीं किया उतना टैक्सेबल बन जाती है इनकम। और बट उनके पास एक ऑप्शन होता है कि वो एक्यूमुलेट कर ले जितना भी शॉर्टफॉल है एंड उसको फर्दर ईयर्स में जाके उसको एक्सपेंस आउट कर दे। तो ये जो 15% वाला अमाउंट है, आप अगर ये नहीं फिल कर रहे हैं तो भी आपका टोटल इनकम में या ग्रॉस टोटल इनकम में अमाउंट आ रहा होगा। अगर आपका इस साल कोई एक्यूमुलेशन है तो आपने जैसे शेड्यूल आई में बताएंगे हमारा कितना एक्यूमुलेशन है करंट ईयर का, तो वो अमाउंट ऑटो पॉपुलेट होकर आ जाएगा। आपको बस फॉर्म 10 फिल करना है। ये सिर्फ वार्निंग दे रहा है, ये एरर नहीं है, इसके कारण आप रिटर्न अपलोड ना कर पाए ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये सिर्फ एक वार्निंग है कि आपको पहले फॉर्म 10 फाइल करना है, उसके बाद ही आप आईटीआर फाइल करें। तो मैंने जो सेकंड आपको कॉमन मिस्टेक बताई वो ये है कि फिफ्थ जो पॉइंट है उसमें आप 15% वाला अगर अमाउंट आपका कैलकुलेशन में है तो आप वो जरूर भरें। या 15% वाला नहीं भी हो, क्योंकि कई कई लोग क्या करते हैं 15% सेट असाइड नहीं करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर करते हैं और जितना बचेगा वो ही सेट असाइड माना जाता है। सबका अपना अपना कैलकुलेशन होता है। बट उस केस में आपको सिक्स्थ पॉइंट एप्लीकेशन में आप हर एक पॉइंट पढ़ें कि हमने हर एक पॉइंट में आपका जो कंप्यूटेशन है उस हिसाब से आपने फिल कर दिया है कि नहीं। तो आप अगर ऐसे करेंगे तो आपका कोई एरर नहीं आएगा। और कुछ कुछ एरर्स थे यूटिलिटी में, बट अपडेटेड यूटिलिटी आ चुकी है और अपडेटेड प्रीफिल्ड जेसन भी है। तो पहले ये एरर आ रहा था कि जनरल पार्ट में जो आप सेक्शन जिस सेक्शन के तहत आप एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं उसमें एरर आ रहा था, तो अब वो भी क्लियर हो चुका है। एंड बाकी जो छोटे मोटे एरर्स थे वो भी अब काफी सॉर्ट आउट हो चुके हैं, तो अब आप फिर से ट्राई कर सकते हैं आईटीआर 7। और आपको ये टिप्स अगर हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसी एजुकेशनल वीडियो बनाती रहूंगी और आपके कमेंट्स का आंसर देती रहूंगी। थैंक यू।